everyone. I am Anka Sharma, guest lecturer at Government DYT PG Autonomous College Road. Topic which I'm going to discuss with this slide is distribution of data. It is a virtual lab class and this topic is under the syllabus of second semester. So, what is the aim of this virtual lab class? Our aim is to organize given data first. Second, to make different graphical representation of distribution of data by histogram, frequency polygons and Ogilvy method. तो हमारा जो एम है इस प्रैक्टिकल का वो ये है कि हम किस तरह से दिए हुए डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे और ऑर्गेनाइज करने के बाद उससे हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट ग्राफिकल फॉर्म में और डिफरेंट टैबुलेटेड फॉर्म में। तो ये हमारा मेन एम है इस प्रैक्टिकल का। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा। व्हेन डाटा आर कलेक्टेड इन ओरिजिनल फॉर्म दे आर कॉल्ड रॉ डाटा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रॉ डाटा दिया हुआ है जिसमें हमने सिंपल नंबर्स, रैंडम नंबर्स डाले हुए हैं। इसको हम रॉ डाटा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब ये डाटा डायरेक्ट फील्ड से लिया गया है, इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं किया है। तो ये क्या कहला रहा है? रॉ डाटा। जब कोई भी रिसर्चर उस डाटा को क्या करता है, अरेंज करता है टेबुलेटेड फॉर्म में और उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द रिसर्चर organize the raw data into a frequency distribution is the organizing of raw data in table form using classes and frequency. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम किसको कैसे कहते हैं? जब हम डाटा को एक टेबुलेटेड फॉर्म में अरेंज करते हैं और उसको क्लास और फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमने डाटा देखा था, इस डाटा में हमने देखा कि जो वैल्यूज है वो कौन कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, 5 है, 6, 7, 8 ये वैल्यू प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया, उसको हमने टेबुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड फॉर्म में अरेंज कर लिया। ये स्कोर, फॉर एग्जांपल ये स्कोर्स हैं आउट ऑफ 10, तो हमने ये इसको अरेंज कर लिया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कितने बच्चों को सेम स्कोर्स मिले हैं, है ना। तो हमने देखा कि इस पूरे, फॉर एग्जांपल ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में आउट ऑफ 10 8 स्कोर्स कितने लोगों को मिला है? तो 1 2 3 मतलब 3 स्टूडेंट्स को आउट ऑफ 10 8 मार्क्स मिले हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट है जिन्होंने स्कोर किया है 8 मार्क्स, वो कितनी है? 3। उसी तरह 7 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिला है? 2। 6 मार्क्स 3। इसी तरह से हम सारे स्कोर को देख सकते हैं कितने स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। इसको हम बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी को हम कितने टाइप से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज कैटेगरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड इज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड वन इज अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वन इज कैटेगरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. Categorical frequency distribution can be used for data that can be placed in a specific category such as nominal or ordinal scale. For example, political affiliation, religious affiliation, blood types. तो हम कैटेगरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में किसको लेते हैं? नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल डाटा को लेते हैं, जिसमें हम किसी डाटा का कलेक्शन किस बेसिस पे कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर डाटा को हम कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इतने बच्चों का ब्लड ग्रुप जो है वो ए पॉजिटिव है, इतने का बी पॉजिटिव है, इतने का ओ नेगेटिव है, इतने का ओ पॉजिटिव है और इतने का ए बी पॉजिटिव है। तो हमने कैटेगरी डिवाइड कर दी। इसी तरह से हम एग्जांपल ये ले सकते हैं कि इतने बच्चों के बाल घुंघरालू हैं, इतने बच्चों के बाल स्ट्रेट हैं, इतने बच्चों के बाल काले हैं, इतने बच्चों के बाल भूरे हैं। तो ये हो गया कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है 15 आर्मी इंडक्टीज का और उनका हमने ब्लड टेस्ट किया तो हमको ये ऑब्जर्वेशन मिला। अब इस डाटा को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट फॉर्म में, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, हमको 4 ब्लड ग्रुप मिले हैं। अब ये 4 ब्लड ग्रुप
कितने लोगों को मिले हैं। तो ए अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं अगर कैलकुलेट कर रही हूँ तो पहले टेलीफॉर्म में करूँगी। टेलीफॉर्म मतलब हम रोमन लेटर में एक एक ऐड करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले ए फर्स्ट पोजीशन में देखा तो मैंने एक रोमन लेटर वहां खींच दिया। फिर पूरी लाइन में कहीं नहीं है, सेकेंड लाइन में कहीं नहीं है, थर्ड वन में फिर मुझे ए दिखा तो मैंने उसके बाद में एक और लाइन खींच दी। वैसे थर्ड लाइन में फर्स्ट वन ए है तो फिर एक लाइन खींच दी। तो इस तरह से मैं टेलीफॉर्म में उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो काउंट कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो टोटल फ्रीक्वेंसी आएगी उसको मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी टेबल में ऐड कर दूंगी। परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं? परसेंटेज हमने टोटल ऑब्जर्वेशन जो लिया है उसमें इंडिविजुअल की ए ग्रुप ब्लड ग्रुप जो है वो कितने परसेंट आया। तो आउट ऑफ टोटल हम जो ए ब्लड ग्रुप वाले हैं उनको डिवाइड जब करेंगे तो हमें परसेंट मिल जाएगा। सिमिलर ही बी का भी कर सकते हैं, ओ का भी और ए बी का भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, पहले फ्रीक्वेंसी निकाल दी फिर उसका परसेंटेज निकाल दिया। तो फॉर एग्जाम्पल हमने 25 लोगों का ब्लड ग्रुप लिया था, 25 में से 5 जो है वो ए ब्लड ग्रुप वाले हैं। तो 5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100 क्या आ गया 20%। मतलब टोटल पॉपुलेशन का के 20% लोग जो है वो ए पॉजिटिव हैं। ठीक, तो हम परसेंटेज कैसे निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल इनटू 100। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम किसे कहते हैं? कैन बी यूज्ड व्हेन द रेंज ऑफ वैल्यू इन द डाटा सेट इज very large. The data must be grouped into classes that are more than one unit in width. For example, live boat batteries in hours. तो ग्रुप डाटा हम कब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कब करते हैं? जब हमारा डाटा का रेंज है वो बहुत ज्यादा होता है, जबकि हमारा डाटा बहुत ज्यादा है और उसकी रेंज जो है बहुत ज्यादा वेरी कर रही है, तब हम उस डाटा को ग्रुप में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कैलकुलेट किया है तो किसी बहुत सारे पॉपुलेशन का एज कैलकुलेट किया है। ठीक है, वो एज जो है वो वेरी कर रहा है 24 से 65 तक। ठीक, तो हमने क्या किया, क्योंकि अब 24 से 65 बहुत बड़ी रेंज हो गई, अब इस बड़ी रेंज के लिए जब हमको डाटा कलेक्ट करना है तो हमने क्या किया, इसको ग्रुप फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ग्रुप फॉर्म में मतलब हमने क्या किया, पूरे डाटा को इंडिविजुअल ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इंडिविजुअल ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, लोअर क्लास वैल्यू और अपर क्लास वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लोअर और अपर क्लास वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? लोअर और अपर क्लास वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको पूरे डाटा में, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ देख सकते हैं कि जो डाटा है हमारा उसमें हाईएस्ट वैल्यू 24 है और लोवेस्ट वैल्यू 65 है। तो हम क्या करेंगे, लोवेस्ट वैल्यू को हाईएस्ट वैल्यू से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू जो है वो डिवाइड करेगी कि क्लास के बीच में कितना विड्थ होगा। ठीक है, तो हमने जब इसको डिवाइड करके निकाला तो विड्थ हमको दिखा कि 6 का क्लास इंटरवल होना चाहिए ग्रुप करने के लिए इस डाटा को। तो हमने क्या किया, 24 to 30, 31 to 37, 38 to 44, 45 to 51 एंड 52 to 58, 59 to 65। इस तरह से हमने क्या कर लिया, पूरे डाटा को कैटेगराइज कर दिया। अब इस डाटा में मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो वैल्यू पहले आ रही है वो लोअर क्लास कहलाएगी और जो के बाद आ रही है अपर क्लास कहलाएगी। उसी तरह इसको लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री कहेंगे। जो बाउंड्रीज है वो ये शो करती है कि डाटा जो है अगर लोअर वैल्यू से बहुत ज्यादा नियर है तो क्या हम उसको उस क्लास के अंदर ले रहे हैं। तो बाउंड्रीज जो है वो क्लास लिमिट से प्लस माइनस 0.5 हम ले सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे लिया हुआ है कि 23.5 अगर है तो भी हम उसको 24 में कंसीडर कर रहे हैं और 30.5 भी है तो भी हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी की एज जो है वो 23 साल 6 महीना है ना, तो वो हमारा जो पर्टिकुलर रेंज है वो किस में आ जाएगा, 24 में आ जाएगा। ये हम मान के चल रहे हैं। तो इस तरह से हम उसको क्लास बाउंड्री में ले रहे हैं। अब हमने उसको कैलकुलेट करके उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली, मतलब
ऐसे इंडिविजुअल है जिनकी एज जो है 24 से 30 के बीच में है, तो ऐसे हमको 3 इंडिविजुअल मिले हैं। जिनकी एज 31 से 37 के बीच में है ऐसा 1 मिला है, और जिसकी एज 38 से 44 के बीच में ऐसे 5। इसी तरह से हमने सबको क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टर्म एसोसिएटेड विद ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास लिमिट्स जो मैंने अभी बताया represent the smallest and largest data value that can be included in a class. In the lifetime of both batteries example, the values 24 to 30 of a first class are the class limits. The lowest limit is 24 and the upper is 30. The class boundaries are used to separate the classes so that there are no gaps in the frequency distribution. The class boundaries are used to separate the class so that there is no gap frequency distribution. तो हम boundaries कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में -0.5 और +0.5 करके, तो ये हमारे निकल गए क्या, क्लास। The class width of a class in a frequency distribution is found by subtracting the lower class limit of one class and minus the lower class limit of the previous class. So class width is equal to lower of second class limit and lower of first class limit, or upper of second class limit और upper of first class limit. For example, हमने क्लास विड्थ, अगर हमको ये पता करना नहीं है, किसी भी हमको ग्रुप डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा मिली और हमको ये जानना है कि उनका क्लास विड्थ कितना है, क्लास इंटरवल कितना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि हम जो अपर वैल्यू है उसको लोअर वैल्यू से जब माइनस करेंगे तो हमको उसका क्या मिल जाएगा, क्लास इंटरवल हो जाएगा। The class midpoint is found by adding the lower and upper class limit and dividing by 2. हम किस तरह से क्लास मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, क्लास मिड पॉइंट भी निकालना बहुत जरूरी है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि आपके दोनों अपर क्लास और लोअर क्लास का मिड पॉइंट वैल्यू क्या है। तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं, लोअर क्लास और अपर क्लास जो लिमिट है उसको ऐड करके जब हम डिवाइड करते हैं 2 से तो हमको मिड वैल्यू मिल जाती है। उसी तरह हम क्लास बाउंड्रीज का भी मिड वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जिस जो एग्जांपल हम ले रहे थे डाटा का, उसमें अगर हम लोग हम देखना चाहें क्लास मिड पॉइंट तो हम निकाल सकते हैं 24 + 30 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा मिड पॉइंट आ गया 27। मतलब उस रेंज में 24 से 30 के रेंज में हमारा मिड पॉइंट क्या है, 27। So here is the exercise for you. Find the boundaries for the following class limits: 44 to 37, 10.3 to 11.5, 22.2 to 30, 547.4 to 553.20। इनका आपको क्लास लिमिट निकालना है और बाउंड्री निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे आप, फाइंड द क्लास, सॉरी आपको किस तरह से निकालना है, अब पहले हम देख चुके हैं कि आपको जब निकालना है क्लास बाउंड्री और क्लास लिमिट्स तो आपको क्या करना होगा, लोअर ऑफ सेकंड क्लास लिमिट माइनस लोअर ऑफ फर्स्ट क्लास लिमिट, ये आपको माइनस करना पड़ेगा, या तो अपर से भी कर सकते हैं, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आपको कभी भी क्लास विड्थ निकालनी है, क्लास लिमिट निकालनी है, बाउंड्री निकालनी है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर और एक्सरसाइज है, फाइंड द क्लास विड्थ फॉर फॉलोइंग क्लास लिमिट, फाइंड द क्लास विड्थ ऑफ फॉलोइंग क्लास बाउंड्री। तो किस तरह से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, देयर शुड बी 5 to 20 क्लासेस। किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपके पास जो क्लासेस हैं वो 5 to 20 के बीच में वेरी करनी चाहिए। मतलब डाटा इतना बड़ा होना चाहिए कि आप उसको डिफरेंट क्लासेस में 5 to 20 क्लासेस में क्या कर सकें, डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, तभी आप ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द क्लास विड्थ शुड बी एन ऑड नंबर, मतलब क्लास का जो विड्थ है वो क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। द क्लासेस मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो क्लासेस हैं जो वो एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं होनी चाहिए, वो क्या होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 10 to 20 फिर 20 to 30, इसका मतलब 20 इस
ग्रुप में भी आ रहा है और इस ग्रुप में भी आ रहा है। तो इस तरह से हम ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होना चाहिए, अगर 10 to 20 जो है एक ग्रुप में आ रहा है तो नेक्स्ट ग्रुप 21 से 31 का होना चाहिए। मतलब दोनों के बीच का इंटरवल तो सेम है, पर रिपीटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं हो रहा है। यहाँ पे 20 अगर एक ग्रुप में आ चुका है तो नेक्स्ट वाले में 20 होना है। Next one is the class must be continuous, the classes must be exhausting, the class must be equal in width, means हर क्लास का हर क्लासेस का जो इंटरवल है वो सिमिलर होना चाहिए, तभी आप डिस्ट्रीब्यूशन सही से कर सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप किस तरह से ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको कोई रॉ डाटा मिल गया और उस रॉ डाटा का आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है ग्रुप फॉर्म में, तो आप किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, डिटरमाइन दी क्लासेस। हमको क्लासेस डिटरमाइन करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि उस पूरे डाटा में हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू क्या है, उसकी रेंज निकालेंगे, मतलब हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे। फिर सेलेक्ट द नंबर ऑफ क्लासेस, डिसाइड हमको कितने नंबर ऑफ क्लासेस चाहिए। हम ये भी नहीं चाहते कि जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो इतनी बढ़ जाए कि हम उस डाटा को एक जगह पे ना रख सकें। तो हम क्या चाहते हैं कि क्लासेस जो हैं वो थोड़ी कम रहे, भले उसके इंटरवल ज्यादा रहे। तो फाइंड द विड्थ बाय डिवाइडिंग द रेंज बाय द नंबर ऑफ क्लासेस एंड राउंडिंग अप। तो हम किस तरह से उसका विड्थ निकाल सकते हैं कि जो हमने रेंज निकाला है उसको नंबर ऑफ क्लासेस से डिवाइड कर सकते हैं। सेलेक्ट द स्टार्टिंग पॉइंट जो कि यूजुअली लोएस्ट वैल्यू होता है, एट द विड्थ टू द लोएस्ट लिमिट, तो आपको क्या मिल जाएगा, अपर लिमिट मिल जाएगा। फाइंड द अपर क्लास लिमिट एंड देन फाइंड द बाउंड्रीज। तो आपको लोअर और अपर क्लास समझ में आ जाएगा कि कैसे निकालना है। फिर हमको क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है बाय द टैली मेथड। जब टैली मेथड से कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है ये हम आगे तो जो मैंने अभी बताया वर्बल फॉर्म में वो हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे इस डाटा के थ्रू कि हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। So the following data represent the record high temperature for each of the 50 states. Construct a group frequency distribution for the data using 7 classes. मतलब हमको पूरे डाटा को 7 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, मैंने कहा था कि हमको पहले लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू देखनी है। तो देखिए मैंने लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू को पहले से हाईलाइट किया हुआ है। लोवेस्ट वैल्यू 100 है और हाईएस्ट वैल्यू 134। नाउ अब हमको क्लास डिटरमाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू है उसको माइनस करना होगा। 134 माइनस 100 इज इक्वल टू 34। ये हमारा हो गया रेंज। अब इस रेंज से हम क्लास की विड्थ निकालेंगे जिसको हम इंटरवल भी कहते हैं। तो विड्थ कैसे निकलती है, रेंज डिवाइडेड बाय 7। तो हमारा 7 क्यों, क्योंकि हमको 7 क्लासेस डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ये दे दिया है क्वेश्चन में। ठीक, अगर 7 नहीं दिया होता और आप इसको चाहते हैं 8 में करना तो आप डिवाइडेड बाय 8 करते है ना, या 5 में चाहते हैं तो 5 करते। तो यहाँ पे हम दिया हुआ है क्योंकि तो हम यहाँ पे 7 ले रहे हैं। तो 34 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब हमारा जो विड्थ है मीन्स दोनों लिमिट्स हाई और लो क्लास लिमिट्स के बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो 5 का होना चाहिए। अब हमको क्या करना है, डाटा को टैली करना है और उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम तो क्लास बना लें। तो फॉर एग्जांपल हमने क्लास बना ली 99.5 टू 100 टू 104 का, क्योंकि हमने देखा कि हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू 100 थी और हाईएस्ट वैल्यू 34 थी और हमको जो विड्थ मिली वो 5 की मिली। तो जब हम 100 से काउंट करते हैं 100, 101, 102, 103 और 104, तो ये वैल्यू 5 हुई। ठीक, तो 100 एंड 104 एक क्लास हो गया, 105 टू 109 दूसरी क्लास, 110 टू 114 तीसरी क्लास। इस तरह से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और सारे क्लासेस के बीच का विड्थ जो है सिमिलर है 5। बाउंड्रीज हमने ले ली 0.5 माइनस एंड 0.5 प्लस टू दी लोवेस्ट एंड अपर क्लासेस। अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी। तो हम ये देख रहे हैं कि 100 टू 104 के बीच में कितने स्टेट्स की टेम्परेचर गए हैं। तो टेम्परेचर यहाँ पे गया है 2 स्टेट्स का इसके बीच में।
105 एंड 109 के बीच में 8 ऐसे स्टेट्स हैं जिनका टेम्परेचर इतना वेरी किया है। सिमिलरली हम सारे क्लास इंटरवल के लिए फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं। अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी किसे कहते हैं? कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जब हम फ्रिक्वेंसी को एक क्लास की फ्रिक्वेंसी को दूसरी क्लास की फ्रिक्वेंसी से ऐड करते जाते हैं तब हम उसको कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन दी फर्स्ट क्लास, क्योंकि इसके ऊपर और कोई क्लास प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होगी? 0। ठीक। अब जब हम सेकेंड क्लास का फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? 2, क्योंकि हमने पहले दो जो है वो देख लिया है। ठीक है, मतलब कि दो फ्रिक्वेंसी हमको पहले मिल गई है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। जब हम नेक्स्ट वाले की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने चाहेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस 2 को 8 में प्लस करना पड़ेगा, तब इस थर्ड क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकलेगी। इसका मतलब हमको सारे फ्रिक्वेंसी को ऐड करते जाना है, तब नेक्स्ट क्लास की फ्रिक्वेंसी निकलेगी। तो 10 प्लस 18 28 हो गई इस क्लास की फ्रिक्वेंसी। 28 प्लस 13 होगी नेक्स्ट क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। 41 प्लस 7 48 हो गई नेक्स्ट क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। इसी तरह हमने आगे की भी निकाली, तो इसको हम कह रहे हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। हमने उसको मर्ज करते गया आगे की क्लासेस के साथ। In a survey of 20 patients who smoked, the following data were obtained. Each value represents the number of cigarettes the present smoke per day. Construct the frequency distribution using the 6 classes. तो अब इस एक्सरसाइज को आपको करना है। आपको क्या करना है? इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 6 क्लासेस। तो आप पहले हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू देखेंगे, फिर रेंज कैलकुलेट करेंगे। रेंज कैलकुलेट करने के बाद उसके लिमिट्स निकालेंगे। डिटरमाइन द क्लास ऑफ रेंज ऑफ द डाटा हमने निकाल दिया। सो क्लास कंसिस्टिंग ऑफ द सिंगल डाटा वैल्यू कैन बी यूज आर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. This type of distribution is called ungrouped frequency distribution. अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कह रहे हैं हम यहाँ पे? अभी तक हमने ग्रुप देखा था, है ना? तो ग्रुप वाले में क्या हुआ कि हम जब ये एग्जांपल देख रहे हैं इस डाटा का, तो आप देख रहे हैं कि लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने वैल्यू का है? 34 का। ठीक। इस 34 वैल्यू को जब आप इंडिविजुअली टेबल में रखेंगे विदाउट मेकिंग ग्रुप, तो आपको बहुत बड़ा टेबल बनाना पड़ेगा। पर जो डाटा यहाँ पे अभी दिया हुआ है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये इस डाटा में जब आप रेंज देखते हैं तो वो वेरी कर रहा है 12 to 19। 12 और 19 के बीच में जो रेंज है वो कितने का है? ओनली 7। तो इस जब रेंज ऑफ डाटा इतना मिनिमम होता है तो उस डाटा का हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, क्योंकि रेंज ऑफ द डाटा क्या है? बहुत स्मॉल है। तो इस तरह की डाटा का हमको क्या करना होता है? अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा थर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब हम जो ग्रुप ले रहे थे उसमें हम इंडिविजुअल वैल्यूज ले रहे हैं, मतलब कि 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये हमने कहाँ पे लिख लिया? अभी तक जहाँ पे हम ग्रुप वैल्यू लिख रहे थे वहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू। फिर हमने टैली किया डाटा और उसका फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया। तो ये हमारी क्लास लिमिट हो गई, इंडिविजुअल वैल्यू, ये हमारी बाउंड्रीज हो गई 0.5। ठीक है, 12 प्लस और 12 माइनस 0.5। अब 12 जो वैल्यू हमारी आई कि 12 सिगरेट कितने पेशेंट एक दिन में खत्म कर रहे थे, तो वो पेशेंट के नंबर हो गए 6, 13 ओनली 1, 14 3, 15 6, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब कम्युनिटी हमने कैसे निकाला? पहले वाले के लिए 0 था, सेकंड वाले के लिए 6, नेक्स्ट वाले के लिए 6 प्लस 1 7, फिर उसके नेक्स्ट वाले के लिए 7 प्लस 3 10। तो ये हमने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाली जो हमारी टोटल आ गई 30। नाउ ये हमने सीख लिया कि हम टैबुलेटेड फॉर्म में किस तरह से डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब इन्हीं डाटा को हम ग्राफिकल वे पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके 3 वेज हैं। फर्स्ट हिस्टोग्राम, सेकंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड लास्ट वन इज ओडोमोस।
The three most commonly used graph is histogram, frequency polygons and cumulative frequency graph, जिसको हम OGIF कहते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो डाटा को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, और ये पिक्टोरियल फॉर्म में जब रिप्रेजेंटेशन होता है तो वो बहुत ईजियर टू अंडरस्टैंड होता है, जिससे हम डाटा का मीनिंग इजीली समझ सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि डाटा किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, किस वैल्यू की तरफ ज्यादा उसका मोड हो रहा है। साथ ही हम ये देख सकते हैं कि ऑडियंस का अटेंशन जो है वो किस डाटा की किस वैल्यू पे ज्यादा जा रहा है, वो हम इजीली समझ सकते हैं। So histogram is a graph that display the data by using contiguous vertical bars of various height to represent the frequency of classes. The class boundary are represent on the horizontal axis. तो हिस्टोग्राम जो है उसमें हम ग्राफ जो प्रिपेयर करते हैं उसमें हम वर्टिकल बार्स के फॉर्म में फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं, और जो ये हाइट है वो डिनोट करती है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ उस इंडिविजुअल क्लास की है, और जो एक्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस जो है वो कैरी करती है क्लास बाउंड्री। फॉर एग्जांपल हम यहाँ समझ सकते हैं, ये हमारा डाटा था जो हमने पहले कैलकुलेट किया था। यहाँ पे आपको क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री भी दिख रही है और फ्रीक्वेंसी भी दिख रही है। अगर इस डाटा का हम हिस्टोग्राम बनाना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, क्लास बाउंड्री। देख रहे हैं कि हर इंडिविजुअल बार जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये हमने क्लास बाउंड्रीज ले ली, और ये हमने ले लिया फ्रीक्वेंसी। मीन्स 99.5 से 105 का टेम्परेचर कितने स्टेट्स में था, लेस देन 3, अराउंड 2 ले सकते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया। सिमिलरली आप इस टेम्परेचर का देख सकते हैं कि किस रेंज में फ्रिक्वेंसी जा रही है, मतलब कितने स्टेट्स सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपको कितने नंबर ऑफ स्टेट्स में दिख रहा है, मतलब टेम्परेचर मेजॉरिटी में कहाँ तक हाई हुआ है और कहाँ पे सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है, आप इस चीज को भी देख सकते हैं इजी वे पे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। Frequency polygon is a graph that displays the data by using lines and connect points plotted for the frequency at the midpoint of classes. The frequency are represented by the height of point. The class midpoint are represented on the horizontal axis. तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि क्यों क्लास midpoint कैलकुलेट करना जरूरी है, क्योंकि जब आप पॉलीगॉन फॉर्म में फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप एक्स एक्सिस में क्या लेते हैं, क्लास मिड पॉइंट, और ये मिड पॉइंट के थ्रू ही आप फ्रीक्वेंसी को ग्राफ में क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सेम डाटा ले रहे हैं और उसका पॉलीगॉन बना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमने देखा कि 0 मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है इस टेम्परेचर में पूरे स्टेट की वो 0 है, मतलब इस ये टेम्परेचर अभी किसी भी स्टेट में शो नहीं हो रहा है, जबकि 102 टेम्परेचर जो है हमको नियर बाई दो से या लगभग 3 स्टेट्स में शो कर रहा है। वैसे ही 107 जो है अराउंड 8 से 9 जो स्टेट्स हैं वो शो कर रहे हैं, और 112 वो टेम्परेचर है जो कि सबसे ज्यादा शो किया जा रहा है बहुत सारी स्टेट्स। तो पॉलीगॉन्स में हम क्या कर रहे हैं, पॉलीगॉन्स में हम डॉटेड फॉर्म में फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कर रहे हैं अगेंस्ट द क्लास मिड पॉइंट। तो हमारा क्लास मिड पॉइंट जो था ये हमारा क्लास मिड पॉइंट है, तो हम पूरे ग्रुप को इस मिड पॉइंट के थ्रू शो कर रहे हैं। A frequency polygon is anchored on x-axis before first class and after the last class. Cumulative frequency graph or OGIF. The OGIF is a graph that represents the cumulative frequency for a class in the frequency distribution. The upper class boundary are represented on the horizontal axis. तो यहाँ पे हम horizontal axis में किसको डिनोट कर रहे हैं, अपर क्लास बाउंड्री को। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो अपर क्लास बाउंड्री है वो ये है ना, तो हम इसको एक्स एक्सिस में रखेंगे और वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी रहेगी, कौन सी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा क्लास बाउंड्री हुआ और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हुआ। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ बनाया। अब
ये ग्राफ किस तरह से हिस्टोग्राम से और पॉलीगॉन से डिफर है, क्योंकि ये ग्राफ हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम एक क्लास इंटरवल के बाद दूसरे क्लास इंटरवल में प्रीवियस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ पे जो 5 मिला वो उसको हमने आगे की क्लास इंटरवल में ऐड कर दिया, फिर आगे की क्लास इंटरवल में ऐड कर दिया, तो हमको ये जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। पर इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमको ये समझ में आता है कि जो टेम्परेचर है वो कब तक इंक्रीज हो रहा है, किस रेंज तक इंक्रीज होने के बाद फ्लैटन हो गया, मतलब टेम्परेचर अब इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, अब वो अब क्या होता जा रहा है, फ्लैटन होता जा रहा है, और मे बी हो सकता है इसके बाद डिक्रीज होने लगे। तो ये हमको प्रिडिक्ट कर सकता है कि इन फ्यूचर वो ग्राफ जो है मे बी स्लो डाउन हो सकता है, क्योंकि अब वो धीरे धीरे उस रेंज में इंक्रीज नहीं हो रहा जिस रेंज में हमको आगे इनिशियल दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस के फॉर्म में आप आप जब डाटा रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपको इंटरप्रिटेशन अलग देता है। तो इसलिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि आपका डाटा किस तरह से सिग्निफिकेंट है। तो अगर आपको स्टैटिकल ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करने पड़ेंगे, सुटेबल स्केल लेना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी का या तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, और उसको वाई एक्सिस में लेबल करना पड़ेगा। रिप्रेजेंट द क्लास बाउंड्री फॉर द हिस्टोग्राम और ऑब्जेक्ट्स और द मिड पॉइंट फॉर द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स और ऑफ द एक्स एक्सिस, plot the point and then draw the bar or line। तो ये जो मेथड दिया हुआ है इस मेथड से ही मैंने जो भी अभी आपने देखा हिस्टोग्राम या ऑगेव या तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये सारे मैंने कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो इस मेथड को फॉलो करके आप ये तीनों ग्राफ प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।